हेलो स्टूडेंट, आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी दृष्टिकोण। तो आज हम जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो नरम दल था, जो उदारवादी दल था, उनकी किस प्रकार की विचारधाराएं थी, उनका कांग्रेस में क्या योगदान था, इन सभी को आज हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसको व्यवहारिक रूप से समझने की भी प्रयास करेंगे और किस प्रकार से इनकी जो उदारवादी नेता थे या फिर उदारवादी दल था, इनका किस प्रकार से भूमिका शुरुआती दौर में कांग्रेस के अंदर रही है, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। 3 पॉइंट के माध्यम से हम उदारवादी पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। पहले पॉइंट में हम व्याख्या देखेंगे कि उदारवादी विचारधारा या नरम दल के नेताओं की विचारधारा किस प्रकार की थी। इसके बाद हम नरम दल या उदारवादियों की कार्य पद्धति को देखेंगे और जानेंगे कि नरम दल के नेता जो थे वो किस प्रकार से कार्य करते थे और कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करते थे। और लास्ट में हम मूल्यांकन करेंगे, अर्थात उनके सफलताओं और असफलताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक यानी व्याख्या वाले पॉइंट से हम शुरू करते हैं। उदारवादी सुधार की नीति में विश्वास करते थे, इसके लिए वे व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ऊंची ऊंची मांगे रखने से बचते थे। इतना तो आप समझ ही चुके हैं कि जिस समय उदारवादियों ने कांग्रेस की स्थापना की, यानी जिस समय कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत हुई थी 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, तो उस समय भारत में जो कहीं पर भी समन्वय की भावना मौजूद नहीं थी और सारे भारतीय एक दूसरे से बिखरे हुए थे। राजनीतिक शिक्षा नाम मात्र की भी नहीं थी, कोई किसी के साथ एकजुट होकर कार्य करने की हालत में नहीं था। इसके अलावा राष्ट्रीय हित, राष्ट्र प्रेम, इस तरह की कोई भी भावना इससे पहले भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलती थी। तो इसके कारण कांग्रेस के नेताओं के सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती थी तो यह सर्वप्रथम यह थी कि भारतीय जनता को सबसे पहले जागृत किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए। और क्या बोलते हैं, इस दौर में उदारवादियों के सामने 2 प्रकार की परिस्थितियां थी। या तो वे स्वतंत्रता की मांग करें, अगर वे स्वतंत्रता की मांग करते तो उस समय ना ही भारत की जनता तैयार थी और ना ही उस समय कांग्रेस इतनी मजबूत हो पाई थी कि जिसे वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़े हो सके या उनके शासन पद्धतियों के खिलाफ जाकर कार्य संचालन कर सके। तो इसके कारण से जो नरमवादी दल के नेता थे, वे कुछ मांग करने लगे। यूँ कहें कि प्रार्थना पत्र वाली नीति को उन्होंने अपना लिया और प्रार्थना पत्र वाली नीति को उन्होंने सराहना दी और जिससे कि उन्होंने शासन व्यवस्था में सुधार से अपना कार्य प्रारंभ किया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जो शासन व्यवस्था थी उसमें सुधार करने के लिए कार्य प्रारंभ किया। तो अर्थात उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के सामने मांग रखी कि जो उनकी शासन व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए, भारतीयों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। और जो उदारवादी थे वे अचानक शासन पद्धति में या फिर यूँ कहे कि स्वशासन में परिवर्तन के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ये शांतिपूर्ण व्यवहार में विश्वास रखते थे। इस प्रकार से उदारवादियों की कुछ मांगे थी। 20 वर्षों तक 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादियों का प्रभाव था कांग्रेस पर। इसके तहत उन्होंने कई प्रकार की मांगे रखी, जिसमें कुछ हद तक उदारवादी सफल भी रहे तो कुछ उनकी मांगों को नहीं माना गया। तो हम जानते हैं कि उनकी मांगी क्या क्या थी। तो आगे देखते हैं कि उनकी जो पहली मांग थी वो थी भारतीय शासन की जांच करना। जो उदारवादी थे वो सरकार से यह मांग कर रहे थे कि जो ब्रिटिश शासन चल रहा है भारत में, जो वो लोग शासन चला रहे हैं, उस शासन में कई प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कई जगह पे भारतीयों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। इन सब कारणों को रिमूव किया जाए, इनको समाप्त किया जाए, इन समस्याओं को हटाया जाए। और ये उदारवादियों की सबसे पहली मांग थी। और दूसरा था भारत मंत्री तथा भारत परिषद का अंत। ये भारतीय परिषदें तो होती थी भारत के नाम पर,
लेकिन इसके जितने भी सदस्य होते थे, जितने भी मेंबर होते थे, वे ब्रिटेन में बैठते थे, ब्रिटेन की संसद में बैठते थे। परंतु इनकी जो सैलरी होती थी, इनके वेतन भत्ते होते थे, यूँ कहे कि भारतीय संसद के सदस्य के जितने भी खर्चे होते थे उसके पैसे इंडिया से जाते थे। और जिस कारण से इन लोगों ने यह मांग रखी कि जो भारत में मंत्रिपरिषद है या फिर भारत मंत्री हैं जो इंग्लैंड में कार्य कर रहे हैं, उन्हें समाप्त किया जाए। थर्ड था केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार या सुधार और भारतीयों का उच्च पदों पर नियुक्ति। उदारवादी यह मांग कर रहे थे या फिर कह रहे थे कि केंद्रीय तथा विधान परिषदों को बढ़ाया जाए, जिनमें भारतीयों को भी एंट्री दी जाए, भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए तथा भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाए। और जो ऊंचे ऊंचे पद थे जैसे ICS का पद, और ऐसे पदों पर भारतीयों की भी नियुक्ति की जाए। और लास्ट उनका था इंग्लैंड से आने वाले कपड़ों पर आयात कर लगाना, अर्थात ब्रिटेन से जो माल भारत आता था उस पर से कर हटा दिया गया था, जिसके कारण वह भारत में सस्ते दामों में आता था और जो भारतीय वस्तुएं थी उससे कम दामों में बिकता था, जिस कारण भारत का जो कुटीर उद्योग थे, धंधे थे, वो पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे थे, यूँ कहें कि समाप्त ही हो गए थे। तो इस प्रकार से कांग्रेस की छोटी छोटी मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने मतलब रखी गई और इस प्रकार कांग्रेस का जो शुरुआती दौर रहा है, जिससे धीरे धीरे उन्होंने अपने कांग्रेस की नींव को मजबूत किया और जो आखिरी जब तक हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई यानी आखिरी समय तक टिकी रही। आगे हम देखेंगे कि उदारवादियों की विचारधारा क्या थी, उनकी कार्य पद्धति क्या थी, वे किस तरीके से कार्य करते थे। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जब कभी उदारवादियों और उग्रवादियों की तुलना की बात आती है तो 95% लोग उग्रवादियों की तरफ झुकते हैं, क्योंकि लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस परिस्थिति में उदारवादियों ने कांग्रेस की स्थापना का कार्य किया, कांग्रेस की नींव मजबूत करने का कार्य किया, अगर हम मान लेते हैं अगर उन्होंने कांग्रेस की स्थापना ही न की होती, कांग्रेस को एक मजबूत नींव ही न दी होती, तो क्या उग्रवादी इस तरह से खड़े हो पाते? गांधी जी को क्या एक मंच या प्लेटफॉर्म मिल पाता आंदोलन करने के लिए? बिल्कुल नहीं मिल पाता, क्योंकि जब गांधी जी इस प्रकार का कोई मंच या संस्था खड़ा करने की कोशिश करते तो शायद उनको कई 50 साल और लग जाते आज़ादी के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवादियों की जो भी कार्य पद्धतियाँ रही हैं वो भी उनके समय के हिसाब से रही हैं। जैसे कहते हैं कि देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही हमें सोचना चाहिए, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार उन लोगों ने जो भी बड़े बड़े कार्य किए हैं, जो भी मांगे रखी हैं, वो देखने में तो भले छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन कांग्रेस की नींव मजबूत करने के लिए यह बहुत आवश्यक थी। इस प्रकार से हम 6 पॉइंट के माध्यम से इनकी कार्य पद्धतियों को भली बात से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो सरकार के प्रति राजभक्ति। शुरुआती दौर में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के प्रति देशभक्त थे, लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ब्रिटिश सरकार के उपकारों के प्रति उनके हृदय में सम्मान का भाव था। उनको ये लगता था कि जो भी ब्रिटिश सरकार कर रही है वे उनके मतलब कि जो भी कर रही है वो उसके हक के लिए बहुत अच्छा कर रही है, भारतीय जनता के हक के लिए बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ तक कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अंग्रेज़ों के प्रति सहयोगी होने की भावना व्यक्त की थी। साथ ही साथ वे इस बात पर गर्व भी करते थे जब वो अंग्रेज़ों के सहयोगी बनते थे तो। और उनका दूसरा है अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। तो उदारवादियों को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में बहुत अटूट विश्वास था और वास्तव में इस विश्वास ने ही राजभक्ति की भावना को जन्म दिया। उनको ये लगता था कि ब्रिटिश सरकार जो भी करेगी वे भारतवासियों के लिए अच्छा ही करेगी, उनके हक के लिए करेगी, उनके लिए हमेशा न्याय करेगी, उनके हक के लिए जो भी हम मांग करेंगे उसको मानेगी।
और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ तक कहा कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं तथा यदि भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान उन्हें करा दिया जाए तो उसे स्वीकार कर लेंगे। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि अगर हम अपने भारत की परिस्थितियों के बारे में क्या बोलते हैं ब्रिटिश सरकार से बताएंगे तो वो ज़रूर हम लोगों को समझेंगे, हमारी स्थिति को समझेंगे, हमारी परिस्थिति को समझेंगे। हालांकि उनकी मान्यताएं बाद में ये गलत साबित हुई। तो जब हम उदारवादियों की असफलताओं के बारे में पढ़ेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। तो थर्ड था इनका भारत व ब्रिटेन संबंधों में विश्वास। उदारवादियों का विचार था कि ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है और ब्रिटिश शासन की आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करने में भी समर्थ हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार को भारत में रहने दिया जाए। अर्थात कह सकते हैं कि जिस प्रकार ब्रिटेन की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति को भी नींव मजबूत की थी, भारतीय संस्कृति का आधार मजबूत हुआ था। दोनों के समन्वय से भारत का काफ़ी विकास हो रहा था, उन्नति प्रगति की ओर चल रही थी। इसी कारण से इनका अटूट मानना था, अटूट विश्वास था ब्रिटिश शासन व्यवस्था में। इनका मानना था कि ब्रिटिश को भारत में बने रहना चाहिए, जिससे भारत का विकास सही क्रम में व सही दिशा में हो पाएगा। उदारवादियों का मानना था कि उस समय पूरा भारत अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था। तो पूरा बिखरा हुआ था तो अंदर जो विद्रोह हो रहे थे भारत के अंदर उनसे तथा जो बाहरी आक्रमण चल रहे थे उनसे ब्रिटिश सरकार उनकी रक्षा कर रही थी और वो ही रक्षा करने में सक्षम भी थी। हालांकि ये सब कहने की बातें हैं। और उनका जो फोर्थ था वो क्रमिक सुधार में विश्वास है। उदारवादी यह नहीं चाहते थे कि भारत में अचानक या फिर एकाएक कोई बदलाव हो। उदारवादियों का मानना था कि देश में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्रमानुसार। इसी प्रकार मांग द्वारा, अगर हम सरकार से मांग करेंगे, करते रहेंगे तो सरकार हमारी मांगों को ज़रूर मानेगी। और इनका जो थर्ड था वो है फाइव जो लक्ष्य था, कार्य पद्धति थी, वो था लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन। उदारवादी राजनीतिक स्वशासन की तो मांग कर रहे थे, वे हालांकि सुधारों में विश्वास करते थे। उन्होंने राजनीतिक स्वशासन की मांग की। वे चाहते थे कि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहें, लेकिन हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहें। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही स्वशासन की बात कही थी, लेकिन वो इस राजनीतिक स्वशासन की बात उन्होंने कहा था कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में। और जो उनका ये लास्ट पद्धति है वे संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादी नेता जो थे वे हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे तथा वह संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्रों आदि का प्रयोग करते थे। वे हिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहते थे, वे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो भी हम मांग करें वे एक कानून के तहत करें, एक विधि के तहत करें। इसलिए उन्हें संवैधानिक साधनों में विश्वास रखा। और इसकी उग्रवादियों ने आलोचना भी की है, जो वे प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को मनवा रहे थे या फिर मांग रहे थे। तो उग्रवादियों ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा है। इसके मूल्यांकन में हम देखेंगे कि उदारवादी अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रार्थना पत्र जैसे सुधारात्मक साधनों का प्रयोग किया, उनके द्वारा अपनाए गए साधनों को उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। और इसके मूल्यांकन में आगे हम देखेंगे कि उनकी क्या सफलताएं रही हैं और क्या असफलताएं रही हैं। तो हम उदारवादियों की सफलताओं का देखने का प्रयास करेंगे। तो उदारवादियों की जो पहली सफलता थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय परिषद अधिनियम 1892।
तो इस अधिनियम में उदारवादियों ने कहा कि जो भारत में परिषदें हैं, उन परिषदों में, यानी कि जो राज्य में विधान परिषदें हैं, उन परिषदों की संख्या बढ़ाई जाए, उनका विस्तार किया जाए। और ये जो मांग उन्होंने की थी, इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान भी ली थी, तो ये इस अपनी मांग में सफल भी रहे। उनका दूसरा जो मांग था वो था कुछ कानून रद्द करवाने में सफलता। उन्होंने कुछ ऐसे कानून रद्द करवाए, जैसे 1890 में जो सरकारी कर्मचारी थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, या फिर उनके ऊपर बैन लगाया गया था कि भाई कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होंगे उसमें भाग नहीं लेंगे। तो इसके माध्यम से उन्होंने अपने मांग के माध्यम से इस कानून को रद्द करवाया कि नहीं, सरकारी कर्मचारी भी भाग लेंगे क्या बोलते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। और उनका जो थर्ड था वो था राजनीतिक शिक्षा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो जनता को राजनीति का ज्ञान प्राप्त हुआ यह उदारवादियों के कारण ही है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना से पहले, या कहें कि उदारवादियों के आने से पहले, भारत की जनता किसी भी प्रकार से राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हो पाई थी। राजनीति का ज्ञान उनको बिल्कुल नहीं था। राजनीति क्या होता है, कैसा होता है, देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, इनका बिल्कुल ज्ञान नहीं था। इन सब का ज्ञान कराने का अगर श्रेय दिया जा सकता है तो वो उदारवादियों को ही दिया जा सकता है। और इनका फोर्थ था राष्ट्रीय जागरण की शुरुआत। उदारवादियों के कारण ही राष्ट्रीय जागरण की शुरुआत हो पाई। अगर भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक कार्य हुआ तो वे इन्हीं उदारवादियों के कारण ही हो पाया है। तो हम मानेंगे कि उदारवादी जो प्रारंभ में जो भी कार्य किए हैं वो हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उत्तरदायी रहे हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ उनकी असफलताएं भी हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो उदारवादियों की जो असफलताएं हैं उसमें पहला है ब्रिटिश सरकार के प्रति गलत धारणा। उदारवादी मानते थे कि ब्रिटिश सरकार जो है न्यायपूर्ण है, वो जो हम मांगेंगे सरकार वो हमें मुहैया करा देगी, या कहें कि भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं करेगी, जो राष्ट्र हित में हमारी मांगें होंगी वो मान लेगी, सरकार जो है न्यायप्रिय है। ये सब धारणाएं उनकी गलत साबित हुई। सरकार ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। सरकार ने बस वही मांगें मानी उनकी, या फिर स्वीकार की जो उनके विरुद्ध नहीं थी, जो उनके शासन व्यवस्था या उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करे। ऐसी एक भी मांग उदारवादियों की ब्रिटिश सरकार ने नहीं मानी। तो इनकी गलत धारणा थी ब्रिटिश सरकार के प्रति ये कि ब्रिटिश सरकार उनकी हर मांग को मान जाएगी। तो उनका लास्ट है साधनों की दुर्बलता। ब्रिटिश के प्रति या फिर अपनी मांगों को मनवाने के प्रति जो उदारवादी जो भी साधन इस्तेमाल करते थे, इनके साधन दुर्बल थे, कमज़ोर थे। इनको इस प्रकार के साधनों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था, बल्कि ब्रिटिश सरकार पर जो उस समय शासन कर रही थी, यानी ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव जमा कर कोई मांग रखते तो मजबूर होकर के ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों को ज़रूर मानती, जिससे भारत में और जल्दी चेतना का प्रचार होता और स्वतंत्रता प्राप्त करने में जितना समय हमें लगा है उतना समय नहीं लगता। तो ये तो उनकी रही असफलताएं, और बहुत सारी उनकी असफलताएं हैं, आपको हिंट मिल गया होगा। और एक बात और है कि सफलता असफलता तो हर किसी के साथ लगी ही रहती है, बस मेन बात होती है निष्ठा के साथ कार्य करना। हालांकि हम उस वक्त के किसी भी नेता को यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी नेता देश की स्वतंत्रता के लिए या फिर देश के हित के लिए निष्ठा से कार्य नहीं किया। लगभग उस समय के चाहे वो उदारवादी नेता हो चाहे उग्रवादी नेता हो, उन्होंने अपनी क्षमताओं के अनुसार देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने कार्य को अंजाम दिया, पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया। और उन्हीं की कोशिशों का परिणाम है कि जो आज हम स्वतंत्र हैं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था में हमारा नाम लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का श्रेय उदारवादियों को ही जाता है। तो इसके साथ ही हम ये क्लास समाप्त करते हैं। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा उग्रवादी।
तो देखते हैं कि उग्रवादी कैसे थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।